नर्मदे हर नमस्कार। तो कल के सत्र में हम लोगों ने बात करी थी रामानुजन की और किस तरह से रामानुजन एक कमाल के मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे और किस तरह से उनकी आंखों की ये दोनों पुतलियां ध्यान में केंद्रित करवा देती थी उन्हें और किस तरह से वो तीसरी दुनिया में पहुंच जाते थे और किस तरह से उन्होंने इतनी सारी थ्योरम्स दुनिया भर में दी। साथ में हमने ये भी जाना कि किस तरह से हम अपनी ऊर्जा को ध्यान के माध्यम से ऊपर उठाते हैं और किस तरह से उसमें एक स्पार्क देते हैं और एक न्यूक्लियर विस्फोट करते हैं, एक फ्यूज़न करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होता है और हम लोग तीसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। दूसरी सत्य घटना पे जाने से पहले मैं आपको माइंडफुलनेस जो मेडिटेशन की पहली टेक्निक है वो सिखाने जा रहा हूँ, वो बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसे प्रैक्टिस करें और अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव देखें। माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो है एक ऐसी तकनीक है जो कि आपको वर्तमान क्षण में, प्रेजेंट मोमेंट में लेके आती है, उसके लिए आपको जागरूक बनाती है और इससे आपका फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, साथ में एक इंटरनल हैप्पीनेस का मोमेंट जागृत होता है। तो साथ में आपको यहाँ पे साइड में बताते जाऊँगा कि आपको ये मेडिटेशन कैसे प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले तो आप एक छोटे से कमरे में बैठें, जो कि जितना छोटा हो उतना बेहतर है। 10 बाय 10 का रूम हो, रूम आपका बिल्कुल खाली हो, सामान उसमें कम से कम हो, फर्श एकदम नीट एंड क्लीन और उसके ऊपर एक आप कालीन बिछा लीजिए, कंबल बिछा लीजिए, ताकि आपका धरती से स्पर्श बंद हो जाए और आप एक सॉफ्ट हल्के से कालीन पे या कंबल पे आराम से बैठ पाएँ। जब आप नीचे बैठेंगे कंबल पे तो आपके हिप्स जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहने चाहिए। अगर उनको थोड़ा सा दिक्कत आ रही तो आप पीछे हल्का सा पिल्लो का सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपके जो दोनों घुटने हैं उनमें अगर नीचे की तरफ नहीं जा पाते हैं, हवा में रहते हैं, तो आप वहाँ पर भी एक पिल्लो लगा सकते हैं दोनों तरफ में। आपको कमर का सहारा भी अगर लेना है तो हल्का सा पीछे दीवार के पास में एक मसन रख सकते हैं, लेकिन आपको गर्दन को, कंधों के ऊपर के हिस्सों को किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं देना है। आपको बिल्कुल एक आरामदायक मुद्रा में बैठना है और फिर आपको अगर किसी प्रकार का चश्मा आपका लगा हुआ है तो चश्मे को हटा लेना है। साथ में अगर कोई बुज़ुर्ग इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं और नीचे बैठने में उन्हें दिक्कत है तो उन्हें मेटल की कुर्सी का इस्तेमाल नहीं करना है, उन्हें इस्तेमाल करना है लकड़ी की कुर्सी का। उसके ऊपर आप हर जगह पे कंबल बिछा दीजिए ताकि आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार के अदर चीज़ को टच नहीं कर रहे हैं। साथ में पैर जब आप ज़मीन पर रखें तो आपके पैर एक दूसरे पैर को क्रॉस करते हुए नहीं होने चाहिए, दोनों पैर सीधे होने चाहिए और पैरों में भी आप नीचे भी कुछ कपड़ा लगा के रखें ताकि आपके पैर जो है ज़मीन को टच नहीं करें। हमें किसी भी मेटल को या ज़मीन को टच नहीं करना है या चश्मा भी हटाना है। उसका मुख्य कारण यही है कि करंट जो ऊर्जा हम अंदर पैदा कर रहे हैं वो ऊर्जा हमारी बाहर नहीं चली जाए। जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स को जब टच करते हैं, काम करते हैं, तो अगर हमने चप्पल पहनी हुई है तो हमें शॉक नहीं लगता, लेकिन अगर हम अर्थिंग हुए हुए तो हमें करंट लगता है। तो हम जो ऊर्जा पैदा कर रहे हैं वो हमारे शरीर के अंदर ही बनी रहे। आप चाहे तो एक हल्की सी फ्रेगनेंस भी रूम में लगा सकते हैं ताकि आपका एक हैप्पी वाला मूड बना रहे और फिर आप बिल्कुल आरामदायक मुद्रा में बैठें। आपके शोल्डर जो है आरामदायक मुद्रा में हों, हाथ खुले हुए हों और बिल्कुल आपको जिस तरह की मुद्रा मैंने साथ में बताई है उस तरह से बैठें। शरीर का पूरा वज़न जो है आपके पैरों में घुटनों तक पूरी तरह से फैल जाएगा और आप आराम से हल्के से सर को ऊपर की तरफ उठा के अपने आँखों को ऊपर की तरफ में यहाँ पे ध्यान करके अपने सांसों पे ध्यान लगाना शुरू करें। जैसे ही आप देखेंगे कि आपकी सांसें जब आ रही हैं और जा रही हैं, इन दोनों लथनों से जब आती हैं और जाती हैं, तो आपको उनको महसूस करना है कि अब ये लथनों के पास से अंदर गई हैं या बाहर निकली हैं। हो सकता है कि आपके ये पार्ट इतने सेंसिटिव नहीं रहे हों, तो आपको फोकस करना है कि शायद आपकी छाती सांस के साथ फूलती हो और सांस के साथ कम होती हो सकता है कि आपकी छाती पर भी कोई असर नहीं हो रहा हो, तो आपको
अपने पेट के ऊपर ध्यान लगाना है। कई लोग पेट से भी सांस लेते हैं, तो पेट का फूलना या फिर से लटकना, ये मूवमेंट हो रहा होता है, तो आपको अपने पेट को ऑब्जर्व करना है, ध्यान करना है कि बॉडी के अंदर कहाँ पर हवा की वजह से कोई मूवमेंट हो रहा है, जिसे आप सांस भी कह रहे हैं। हमें एक वक्त आएगा जब बीच बीच में हमारा ध्यान भटकेगा, या जब हम सांस ले रहे होंगे ख़ास तौर से, उस समय में हमारे विचार कहीं और चले जाएंगे। शायद हम किसी पुरानी घटना को याद कर रहे होंगे या आने वाले भविष्य की चिंता कर रहे होंगे, तो हमें दोनों घटनाओं से वापस से अपने आप को सांसों पर केंद्रित करना है। ऐसे विचार आएंगे, उन्हें आने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही आपको एक पल के लिए एहसास हो कि हाँ शायद मैं विचारों में चला गया, तो फिर से अपने ध्यान को सांसों पर लेके आइए। वो किस तरह से आ रही है, जा रही है। आपको सांसों के साथ में कोई भी खिलवाड़ नहीं करना है, मतलब हमें योगा नहीं करना है, हमें ज़ोर ज़ोर से सांसें नहीं लेनी है। हमें ये देखना है कि हमें सिर्फ देखना है कि हमारी सांसें जो हैं उनकी गति कैसे तेज़ होती है, धीमी होती है, हम कितना रिलैक्स होते जा रहे हैं, तो हमारी सांसें कितनी धीमे हो गई हैं, या हम बीच में आकर के बैठ गए हैं, या हम अब थोड़े से तनाव में आ गए हैं। फिर हमें अपनी सांसों को ढीला छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ना है। कमर सीधी रखनी है, लेकिन गर्दन उठा के रखनी है। चेहरे पे बीच बीच में मुस्कान लेते आना है, ताकि आपको सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कनेक्टनेस हो अपने आप से। इस तरह से आपको अपने इस पूरे शरीर पे होने वाली गतिविधियों पे ध्यान लगाना है। कभी कभी जब विचार बहुत ज़्यादा आ रहे हों, तो आपको अपने बॉडी को स्कैन करना भी शुरू कर देना है कि बॉडी में किस पार्ट पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। शायद ये शोल्डर पेन हो रहा है, या हाथ को यहाँ पे रखते हुए मुझे पेन हो रहा है, या मेरे नीज़ में मुझे पेन हो रहा है। तो आपको ये जो स्कैनिंग करना है, इसको नीचे से शुरू करना है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ इस स्कैन को लेके आना है। आपने सबसे पहले अपने पैरों को, घुटनों से पहले आपको अपने तलुओं को आपने सोचा कि ये ठंडे हैं या गर्म है, या इनके अंदर अब कपकपाहट आ रही है, या ये सुन्न होते जा रहे हैं। फिर आप पिंडलियों पे आए, फिर आप धीरे धीरे घुटनों पे पहुँचे। घुटनों के बाद में आप धीरे धीरे पेट की तरफ आए, फिर आप थोड़ा ऊपर उठे, फिर कमर की तरफ आपका ध्यान गया, फिर आपका शोल्डर्स के ऊपर ध्यान आया। आपके कंधों में कितना स्ट्रेस है, शायद आपने तनाव के कारण इनको ऊपर कर दिया था, लेकिन आप धीरे धीरे आपने इन्हें फिर से रिलैक्स छोड़ा। आपकी सांसों की गतिविधियाँ शायद बीच में एक बार के लिए तेज़ हो गई थी, सर्दी की वजह से भी हो सकता है। फिर धीरे धीरे आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ना शुरू करा और आप एकदम आरामदायक मुद्रा में होते चले गए। इस तरह से आपको ये पूरा ध्यान दिन में 2 बार करना है, 48 दिनों तक ज़रूर करना है। ध्यान करने की 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि ध्यान करने का वक्त जो है वो फिक्स होना चाहिए। अगर सुबह में 7 बजे कर रहे हैं और शाम को 7 बजे कर रहे हैं, तो इन दोनों वक्त को आप कभी भी मिस ना करें। या आप सुबह में 5 बजे कर रहे हैं और रात में 10 बजे कर रहे हैं, वक्त के बीच में दूरी कितनी है वो ज़रूरी नहीं है, पर वक्त जो है वो वही होना चाहिए। शाम का वक्त अपना और सुबह का वक्त अपना। कोशिश करिए कि 48 दिनों तक ये मिस ना हो। दूसरी चीज़ ध्यान रखने योग्य कि आपको पहले दिन ही इसको ऐसा नहीं करना है कि आज मैं 5 मिनट बैठा और दूसरे दिन मैं 15 मिनट बैठ गया और थर्ड डे मैं 30 मिनट्स बैठ गया। आपको सिर्फ इसको 5 मिनट या 10 मिनट करना है। आप उतनी देर ही करिए जितनी देर आप इसको नियमित रूप से रोज़ाना कर सकें। ऐसा नहीं हो कि आप इसको आधे घंटे पे ले गए और फिर वापस आप इसको 10 मिनट पे ले आए। तो आप इसको 10 मिनट से अगर प्रारंभ कर रहे हैं तो 5 दिन तक आप इसको 10 मिनट रखिए। फिर आप देखिए कि आपके पास वक्त है तो आप इसको 15 मिनट पे ले जाइए, 20 मिनट पे ले जाइए, या आप 1 घंटे पे भी ले जा सकते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जब ये ध्यान करने बैठेंगे उस समय में उसके 2-2.5 घंटे पहले आपने कुछ भी नहीं खाना चाहिए। आपका पेट एकदम हल्का होना चाहिए। जब हम ये सांस की गतिविधियाँ कर रहे होंगे तो हमको हमारा पेट जो है उसको अंदर की तरफ खींच के पीछे कमर के साथ लगाने की कोशिश करनी है। शुरुआत में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको खुद एहसास होने लगेगा कि अब आप जब सांसें ले रहे हैं तो आपका पेट जो है अंदर की तरफ चिपक जाता है और ये अंदर एकदम
जो अभी यूँ बाहर निकला हुआ है वो फिर अंदर की तरफ यूँ हो जाएगा। ये आपकी कमर है, पहले आपका पेट कुछ इस तरह का होगा, बाद में ये अंदर की तरफ लग जाएगा और सांसें आपकी धीमी गति से चलती रहेंगी। इस तरह से आपको ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो हुआ हमारा आज का पहला मेडिटेशन टेक्निक, और इसके साथ में मैं आपको एक और ख़ास बात बताता हूँ। हम दूसरी सत्य घटना पे जाते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ कि हमारे मन में जो विचार उठता है, क्योंकि ये दूसरी घटना इसी चीज़ से ही कनेक्टेड है। जैसे ही आप भी ये प्रैक्टिस करके देखिएगा कि जैसे ही मैं कुछ थॉट अपने दिमाग में लेके आता हूँ, जैसे ही मैं कोई थॉट अपने दिमाग में लेके आता हूँ, वह थॉट मुझे सुन जाता है। सबसे पहला लिसनर भी मैं ही होता हूँ। आप सोचिए आँख बंद करके कि मैं अब छत पे जाके पतंग उड़ा रहा हूँ। आपके दिमाग में शायद इमेज बने न बने, लेकिन आपका थॉट आपको सुन चुका है। आपको बचपन की कहानी याद होगी, बचपन में आपसे जब भाई बहन आपस में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते थे और एक बहन ज़्यादा बोल के पढ़ती थी कि याद करने के लिए, रट्टा मारने के लिए, तो हम बोलते थे कि मन में याद कर, मन में याद कर। तो यही वो मन वाली बात है कि जैसे ही हमारा कोई विचार हमारे दिमाग में विकसित होता है तो सबसे पहले वो हमें सुनाई देता है। और आपने देखा होगा कि कई लोग जो हैं आपकी बातें सुन लेते हैं, ये जान लेते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। ये वही टेक्निक है। तो जब आपका दिमाग कुछ सोचा, आपने उसे सुना, अब वो विचार जो है आपका नीचे पेट में गया। हमको लगता है कि दिमाग में आया और हमने बोल दिया है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारी आवाज़ को हवा की ज़रूरत है। अगर वायु नहीं है तो हमारी आवाज़ जो है यहाँ से वहाँ तक नहीं जा पाएगी। इसको जो ट्रैवल करना है उसके लिए एयर का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले विचार जो होना, ये किसी सेल के थ्रू हमारे पेट तक पहुँचा और हमारे उस सांस के साथ में उस वायु के साथ कनेक्ट होकर ऊपर आना शुरू हुआ। इसके बाद में जब ये हृदय चक्र के पास से गुजरता है तो हमारा हृदय हार्ट जो है उस विचार को जब वो जो विचार जब बन रहा था तो इस हृदय के अंदर किस तरह की भावनाएं उसको लेके उत्पन्न हुई, वो भावनाएं यहाँ पे उसके साथ कनेक्ट होती हैं। अगर हमने वो विचार करते समय प्रेम उत्पन्न करा था तो उसमें लव अटैच हो जाता है, और अगर हमने गुस्सा, जेलसी जैसा कुछ भाव उत्पन्न करा तो वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है और फिर वो हमारे कंठ तक पहुँचता है, स्वरों से टकराता है और यहाँ से हमारा स्वर बन के हवा में हमारे शब्द टकरा के हवा में ट्रैवल करते हैं और सामने वाले के कान तक पहुँचते हैं। फिर वो विचार उसके कानों में सुनने के बाद में नीचे उतरते हैं, दिमाग तक जाते हैं और सेल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पर भी कमाल की बात होती है कि सामने वाले के मस्तिष्क पर जाने के बाद में उन विचारों का इम्पैक्ट कैसा होगा, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि सोचिए कि अगर ये विचार जो दिए गए, ये अगर दूसरी लैंग्वेज में दिए गए, स्पेनिश में, रशियन में या साउथ की कोई तमिल, कन्नड़ लैंग्वेज में, तो आपको तो लैंग्वेज आती नहीं है। तो अगर आपने सामने वाले की बोलते समय भावना को देखा, आपकी आँखों ने अगर उस भावना को देखा, तो आपकी आँखों ने उस मैसेज को हृदय तक पहुँचाया कि भावनाएं बाहर से कैसी आ रही हैं। और फिर जब आपने सुना और जब ये विचार ऊपर की तरफ उत्पन्न हुए तो दिमाग को मैसेज गया कि भावनाएं उसके साथ जो थी पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी। और फिर आप शब्दों को समझे न समझे भावनाओं को समझ जाते। लेकिन अगर आपने सामने वाले को देखा भी नहीं और सिर्फ आपने वो आवाज़ सुनी, तो आपका दिमाग जो है उस आवाज़ को लेके प्रीवियस जो डेटा आपके पास कलेक्टेड है उनके साथ में उसको तालमेल करके या उनको फ़िल्टर करके सेट करेगा कि आवाज़ क्या ज़ोर से बोली गई थी या धीमी गति से बोली गई थी, उसमें स्वर कैसे थे, हार्शनेस थी या सॉफ्टनेस थी। तो आपका जो प्रीवियस डेटा है वो रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगा और वो बताएगा कि ये विचार जो है हम गुस्से में बोले गए हैं या प्यार से बोले गए। इसलिए बोलते हैं कि हरियाणा की जो लैंग्वेज है वो खड़ी लैंग्वेज है। तो अगर उसमें आपको प्यार से भी कोई बोल रहा है ना, अरे बैठ जाते, तो वो चाहे मुस्कुरा के बोल रहा हो, लेकिन लग रहा है कि क्या बैठने को बोल रहा है या बेइज्जती कर रहा है कि डांट के बैठा रहा है। तो कई बार हमारा जो ब्रेन है, क्योंकि इसके पास जो डेटा आए हैं वो बहुत लिमिटेड आए और
पॉजिटिव नेगेटिव सब आ गए, तो जो इंटरप्रिटेशन होता है डेटा का वो गलत भी हो सकता है। तो ये था थॉट का जनरेट होना और किस तरह से माइंड कैसे कनेक्ट करता है। तो ये जो दूसरी सत्य घटना है, इसमें इस युवक के साथ में ऐसा ही होता था। इसका नाम था काइसी, और काइसी के दिमाग में जो भी चीज़ें उत्पन्न होती थी वो एक्चुअली काइसी की नहीं थी, वो थी सामने वाले पेशेंट की। सामने वाला पेशेंट जो होता था, काइसी का दिमाग उसके दिमाग से कनेक्ट हो जाता था। उसको जो लैंग्वेज आती थी उसी लैंग्वेज को समझ के वो बातों का जवाब दे रहा होता था, उसका ट्रीटमेंट दे रहा होता था। काइसी दूसरे के दिमाग से कनेक्ट करके उसकी बॉडी का पूरा एनालिसिस करता था कि उसकी बॉडी में कहाँ कहाँ पे पेन है और उस पेन को कैसे ठीक करा जाए। काइसी के साथ में पहले एक घटना हुई। काइसी जब कहीं से आए तो 1905 की बात है, वो कोमा में चले गए थे। कोमा में 3 दिन में रहने के बाद में जब डॉक्टर ने कहा कि अब ये नहीं बचेंगे, तभी काइसी कोमा की पोजीशन के अंदर उनके मुंह से आवाज़ निकली और उन्होंने कहा कि ये दवाइयों का मिश्रण करिए और ये दवाइयाँ आप औषधि तैयार करके मुझे दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। जब ऐसी औषधि तैयार करके काइसी को दी गई तो काइसी एकदम स्वस्थ हो गए। फिर डॉक्टरों ने उनसे पूछा कि आपको ये चीज़ कैसे पता चली? तो काइसी ने कहा कि मुझे नहीं पता, न तो मैंने कभी औषधियों के बारे में पढ़ा है, न कभी इसके बारे में कोई जानकारी है मुझे। बस मुझे ये भी नहीं पता कि ये दवाइयाँ मैंने बताई हैं। और जब काइसी की ये नई लाइफ शुरू हो गई तो काइसी के साथ कुछ घटनाएँ होती थी और घटना वो यही थी कि काइसी भी ध्यान में चले जाते थे। उनकी दोनों आँखों की पुतलियाँ यहाँ पे केंद्रित हो जाती थी। जब भी वो किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट बताते थे तो उनकी पुतलियाँ पहुँच जाती थी और उसकी बीमारी को पूरी तरह से स्कैन कर लेते थे और फिर उसका इलाज बताते थे। ध्यान से हम भूत, भविष्य काल या वर्तमान में कैसे विस्फोट कर सकते हैं, कैसे-कैसे कहाँ जा सकते हैं, या वाक़ई में भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान, या सिर्फ़ वर्तमान ही है, भूत और भविष्य होते भी हैं, नहीं होते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, चूँकि यहाँ पर काइसी जो है भूतकाल में भी गए थे और भविष्यकाल में भी गए थे। अमेरिका का एक बहुत ही रिच फैमिली थी और उनकी पत्नी का जो स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा था, उन्होंने हर जगह पे ट्रीटमेंट करा लिया था। जब उन्हें पता चला कि काइसी जो है इस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं तो वो काइसी के पास पहुँचे और काइसी ने ध्यान लगाया और उनकी पत्नी के लिए एक मेडिसिन का नाम दिया। क्योंकि वो परिवार बड़ी रिच फैमिली थी तो उन्होंने सब जगह पे तलाश करवाई पूरे देश में। जब पता चला कि ये दवाई नहीं है तो उन्होंने पेपर में इश्तिहार दे दिया। पेपर में इश्तिहार देने के बाद में एक कंट्री से उनके पास में लेटर आया और कहा कि आज से 20 साल पहले हमारे पिताजी ने एक फार्मूला बनाया था और उस दवाई का नाम रख के उसे पेटेंट कराया था, लेकिन वो फार्मूला या वो दवाई जो है सक्सेसफुल नहीं हुई थी तो हमने उसे नहीं बनाया, लेकिन आप चाहे तो हम आपको ये फार्मूला बेच सकते हैं। उन्होंने वो फार्मूला भेजा और उन्होंने वो दवाई तैयार करी और उनकी पत्नी एकदम ठीक हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि 20 साल पहले जो घटना हुई थी, जो फार्मूला बनाया गया था और जो मार्केट में नहीं आया, जो कि भूतकाल में ही रह गया, तो काइसी अपने ध्यान के माध्यम से 20 साल पहले, आप सोचिए कितना सारा डेटा फिल्टर करा होगा, उस दवाई को ढूंढते हुए वो 20 साल पहले ध्यान में पहुंच के और वहाँ पे इस तरह का फार्मूला अवेलेबल है, उन्होंने यहाँ पे ध्यान में ये बताया। दूसरी घटना, इसी तरह का एक मरीज उनके पास में आया और काइसी ने उनको उस ब्रांड का नाम बताया और कहा कि ये दवाई जाके ले लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। उस आदमी ने वो दवाई का पता करा, उस ब्रांड का पता करा, वो दवाई नहीं मिली। 1 साल बाद में मार्केट में वो दवाई लॉन्च हुई, उस पेशेंट ने वो दवाई ली और वो पेशेंट एकदम ठीक हो गया। कमाल की बात ये भी है कि बाकी डॉक्टर्स जब इलाज देते थे तो थोड़ा सा किंतु परंतु या ट्रीटमेंट में कुछ प्लस माइनस हो जाता था, लेकिन काइसी का दिया हुआ ट्रीटमेंट 100% सटीक सक्सेसफुल रहा। काइसी ने
कई लोगों को कम से कम 30,000 से ज़्यादा अमेरिकन्स की जान बचाई है। कई लोगों की जान वो नहीं बचा पाई क्योंकि उन्होंने जो दवाइयाँ या जो औषधियाँ जो भी उनको बताया वो उनको नहीं मिल पाई और नहीं मिलने के कारण वो नहीं बच पाए। लेकिन सोचिए कि हमारी ये जो ब्रेन है इसका हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे ऋषि मुनि जो हैं ध्यान के माध्यम से ही सूर्य चंद्र और कितने ग्रह हैं और इनकी दूरी क्या है और कहाँ पर कौन सी गैस है, कौन सा केमिकल है, किस ग्रह पे क्या अवेलेबल, उसका रंग कैसा है, सब कुछ पता कर पा रहे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ भी करिए, ध्यान की प्रैक्टिस ज़रूर करिए। हो सकता है कि भविष्य के कैसी आप ही बन जाए, क्योंकि ध्यान किस वक्त एक्टिव हो जाएगा हमें नहीं पता। मतलब ये एक मूवमेंट की बात है कि शायद आपने पिछली लाइफ में 99 रन्स बना लिए और इस लाइफ में आपको 1 रन बनाना है और आपकी सेंचुरी हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि 40 साल की उम्र में बोमन ईरानी एक्टर बन गए जबकि कभी उन्होंने एक्टिंग नहीं सीखी। जेके श्रॉफ जो कि ऐसे ही कुछ काम कर रहे थे और किसी ने उनको मॉडलिंग के लिए इनवाइट करा, फिर मॉडलिंग के बाद में वो देवानंद के सामने पहुंचे और देवानंद ने कहा कि अरे तुम आ गए और तुम्हारी तस्वीर मैंने सुबह में देखी थी और शाम को तुम यहाँ पे हो, तुम मेरी मूवी में लीड रोल कर रहे हो। तो ये तो कमाल की चीज़ें हैं। ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये जानना है तो ध्यान करना शुरू करिए। कम से कम आप आनंद में और प्रेजेंट मोमेंट में तो रहना शुरू करेंगे, बेवजह की चिंताओं से मुक्त हो पाएंगे। आज का एपिसोड कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं और सोच कर खुद को सुनने वाली आपने प्रैक्टिस करी, उसमें आपको क्या फील हुआ, आपने क्या क्या कनेक्ट करा और इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते समय आपको कैसा फील हुआ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बने रहें मेरे साथ यूं ही आनंद में। नर्मदे हर